वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी क्लासेस। आज हम एचपी टैट मेडिकल 3 दिसंबर 2023 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें हम साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में जो प्रॉब्लम होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस। गलत बात है। सही बात यह है कि हमें जो भी प्रॉब्लम दी जानी चाहिए वो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर होनी चाहिए। तो ये क्या है, गलत है। अगला क्या दिया है, इट शुड नॉट बी इकोनॉमिकल इन टर्म ऑफ टाइम और मनी। यानी कि जो प्रॉब्लम होनी चाहिए वो ज़्यादा टाइम टेकिंग वाली नहीं होनी चाहिए। गलत बात है, हो भी सकती है, ये भी गलत हो गया। आगे पूछा, इट शुड नॉट बी बेस्ड अपॉन सिंपल मेंटलिटीज। उन्होंने लिखा है ये कि ये जो होनी चाहिए वो सिंपल एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3, क्योंकि ये हो सकती है कि इट शुड बी बेस्ड अपॉन, यहाँ लिखा है इट शुड नॉट बी बेस्ड अपॉन सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट मेंटल एक्टिविटी पे नहीं होनी चाहिए, ये टफ वाली होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्व तो तभी लगेगी जब वो टफ चीज़ होगी। अगर सिंपल होगी तो क्या जरूरत होगी। तो ये आंसर क्या आएगा, सी। आगे पूछा है, टू मेजर द आवर पोटेंशियल। अगर हमें किसी एक फील्ड में अपनी पोटेंशियल को जज करना हो तो टीचर के लिए कौन सा मैथ टेस्ट यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए आपने देखा होगा कई बार कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। जैसे आपने मैथमेटिक्स का आपने देखा होगा, जैसे एचएस का पेपर देते हैं आप, तो वहाँ पर एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है पहले जी, जिसमें रीजनिंग आती है और मैथमेटिक्स वगैरह आता है। वो क्या करते हैं, वहाँ पर हम एक स्पेशल नॉलेज को चेक करते हैं। स्पेशल काइंड के नॉलेज को चेक करने के लिए हम एप्टीट्यूड या स्पेशल सब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट। बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, इसमें बहुत सारे आते हैं। जैसे आर्मी अल्फ़ा टेस्ट हो गया, आर्मी बीटा टेस्ट हो गया, बहुत सारे होते हैं। तो अभी मैं वो आगे बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। अब क्रिएटिविटी के भी टेस्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो पर्सनैलिटी के आपको याद होने चाहिए। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसने दिए हैं वो पता होने चाहिए। वो दिया है आरबी कैटल ने। फिर आपको आता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया है, वो दिया है थीमेटिक एप्रिसिएशन दिया है मॉर्गन एंड मुरे ने। किसने दिया है, मॉर्गन एंड मुरे ने। फिर आपको आता है CAT यानी कि चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया है, ये दिया है लियोपार्ड बेलेक ने। फिर आता है आपको इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट जो दिया है वो दिया है रोशा ने। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ये सारे जो टेस्ट हैं ये पर्सनैलिटी के प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। तो क्वेश्चन आता है ये कौन से टेस्ट हैं, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं। लेकिन इंटेलिजेंस के बहुत बारे हैं, वो आगे करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ जो हो 140 प्लस हो, 140 प्लस हो तो बच्चा क्या होता है, जीनियस होता है। एवरेज बच्चे का IQ जो होता है वो 90 से लेकर से 109 के बीच में होता है, 110 के बीच में होता है। 90 और 109 के बीच में होता है। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि एवरेज बच्चे का IQ कितना होता है, 90 से लेके 109 के बीच, 110 ले लेते हैं हम कई बार। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे का IQ कितना होता है, तो ये 70 से बिलो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है 50 से 70, फिर 50 से 30 और फिर 20 से 30 से फिर 20 से बिलो जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो 50 के 70 के बीच में जो होते हैं वो होते हैं माइल्ड, उनको बोलते हैं माइल्ड मेंटली रिटार्डेड। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉडरेट। बहुत बार आता है ये मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड। और 20 और 30 के बीच में जो होते हैं यानी कि बिलो 20, इसको बोलते हैं हम सेवरली मेंटली रिटार्डेड। ये बहुत बार आता है पेपर में। आगे क्वेश्चन आया है, द वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड। वर्बल मतलब होता है बोल के, तो वर्बल के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, लैंग्वेज की। वर्बल में भी आता है, एक नॉन वर्बल भी आते हैं। वर्बल होते हैं जिसमें हम बोल के करते हैं, जैसे
इन वर्बल में भी इंडिविजुअल होता है, नॉन वर्बल होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आगे क्वेश्चन आया, दैट इज़ अ टाइप ऑफ थिंकिंग विच इज़ फ्रीडम फ्रॉम पर्सनल बिलीफ एंड प्रेजुडिस। यानी कि ऐसी थिंकिंग जहाँ पर हम, ऐसी सोच जिसमें हम अपनी पर्सनल कोई चीज़ एंटर नहीं करते हैं वहाँ पर, कि मेरा कोई पर्सनल क्या लग रहा है, क्या चीज़ है, और ना ही हम कोई प्रीजस्टिस करते हैं कुछ चीज़ के बारे में। जो वहाँ हम देखते हैं ऑन द टाइम, हम अपने दिमाग में थिंकिंग लगाते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, उसकी अच्छी चीज़ें देखते हैं, उसकी बुरी चीज़ें देखते हैं, और कंक्लूड करते हैं कि ओवरऑल ये चीज़ कैसी है। तो उस तरह की थिंकिंग को हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है कि इमेजिनेशन। जैसे हम बच्चों को क्या दिखाते, बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, शेर आया, तो वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ से मैं बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो रही है। और क्रिएटिविटी से आपको 100% एक क्वेश्चन होता है। क्रिएटिव बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है, जैसे उसको पूछा गया कि हम पानी, मान लो हमारे देश में पानी कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो वो डिफरेंट तरीके से सोचेगा। ये नहीं कि हम पानी के लिए कम से कम यूज़ करेंगे, वो सर को फक कोई बोलेगा, वो एक डिफरेंट तरीके से सोचेगा। इसमें क्या होता है, बच्चे का न्यू सोल्यूशन होता है, न्यू सोल्यूशन। और क्रिएटिव थाट्स होते हैं, क्रिएटिव थाट्स होते हैं। बच्चा जो होता है वो क्रिएटिव थाट्स कर निकालता है अपने दिमाग से, अच्छे क्वेश्चन आंसर निकालता है। क्लियर होगी बात, ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मोटिवेशन के लिए सही है? मोटिवेशन सिर्फ इंटरनल होती है? नहीं, इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है, तो ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, इंटरनल का मतलब क्या हो गया कि आप खुद मोटिवेट है कि मैं HP टेट क्वालिफाई करूँगा या करूँगी, वो क्या हो गया आपका इंटरनल मोटिवेटेड हो गया। एक्सटर्नल क्या हो गया कि आपको घर वाले बोल रहे हैं कि तेरे से अब तक टेट क्लियर नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन। आगे क्या पूछा है, मोटिवेशन जो होती है किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है, सही बात है। जब तक इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी ना, इंसान कभी मोटिवेट नहीं होता है। आप खुद सोचो, आपको अगर आपको टैट की ज़रूरत नहीं होगी तो आप टैट के बारे में सोचेंगे भी नहीं, तो आप मोटिवेट भी नहीं होंगे। आपके घरों में लाखों रुपया पड़े हुआ तो आप टैट की सोचेंगे? कोई नहीं सोचता ऐसा। ठीक है, मोटिवेशन इज़ नॉट यूजफुल फॉर लर्निंग। मोटिवेशन जो होता है वो लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मोटिवेशन इज़ नॉट यूजफुल, नहीं, ये गलत बात है। अगर यहाँ नोट नहीं होता तो ये सही होना था, क्योंकि मोटिवेशन जो क्या करता है, इंटरेस्ट बनाता है क्लास में। अगर बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो लर्निंग बहुत अच्छी होती है। आगे पूछा है, एक टीचर है वो कौन सा मेथड यूज़ करेगा कि बच्चे के अंदर इमेजिनेशन आ जाए? और लेक्चर मेथड में इमेजिनेशन कभी नहीं होती। आप देखो लेक्चर मेथड कहाँ यूज होता है, कॉलेज वगैरह में होता है। वहाँ क्या करते हैं, टीचर आता है, लेक्चर देता चला जाता है, समझ आए ना आए उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो लेक्चर मेथड में इमेजिनेशन नहीं होती है, स्टोरी टेलिंग में होती है। किस में होती है? स्टोरी टेलिंग मेथड में होती है। इसमें होती है स्टोरी टेलिंग मेथड में। आगे पूछा है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, तो इसमें हम तीनों ऑप्शन दिए हैं, तीनों में ही क्वेश्चन बनता है, तो तीनों ही पढ़ेंगे अब हम इसमें। प्रोजेक्ट मेथड से लिख लो। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है? किलपैट्रिक ने दिया है, ये पेपर में बहुत बार आता है। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है कि लर्निंग ऐसी सिचुएशन में अगर आपने एक चीज़ कहीं सीखी है और वो दूसरी जगह अप्लाई करें, जैसे मान लो आपने मैथमेटिक्स में कोई चीज़ सीखी है और आप साइंस में उसको यूज़ कर पा रहे हैं, कोई फार्मूला सीखा होगा उसको साइंस में यूज़ कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये कौन सी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुई? पॉजिटिव। अगर लिखा है लर्निंग इन द वन सिचुएशन हिंडर द सिचुएशन इन अनदर सिचुएशन, उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी कि आपने कोई चीज़ सीखी और वो आगे प्रॉपर काम नहीं, आप उसके ऊपर गलत प्रयोग कर रहे हैं, हिंडर कर रहा है, रोक रहा है वो आपको, तो वो क्या होगा? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और जब आपने कोई चीज़ सीखी और उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, नॉट इन्फ्लुएंस इन अनदर सिचुएशन, यानी कि आपने कोई चीज़ सीखी आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो क्या हो गया? जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो आंसर क्या हो गया? मे भी अगली बार ये अगला आ जाए। आगे है द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैव विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, कि जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट आती है डिसलेक्सिया। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको। डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग डिसऑर्डर। ये बहुत बार आता है। रीडिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि बच्चा क्या करेगा, सा को वाज पढ़ लेगा, 6 को 9 पढ़ता है, उसको बोलते हैं हम डिसलेक्सिया। दूसरा क्या होता है? डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होता है? ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लिख के, तो इसमें क्या होता है? राइटिंग डिसऑर्डर होता है। बोला अगर बच्चा जो है उसको
लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, बहुत सारी होती हैं जो मैंने बता रहा हूँ। अलेक्सिया होती है जिसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, बहुत सारी होती हैं। बोले दे कैन एक्वायर अ इननेट परफेक्टली, यानी कि उसके अंदर लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज कहाँ होगी, वो लैंग्वेज का नॉलेज कर ही नहीं पाता है, तो उसके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। और अटेंटिव कहाँ होगा, जब उसको समझ नहीं आएगा अटेंटिव कहाँ से होगा। आगे पूछा है आई क्यू का फार्मूला MA/C होता है। CA क्या होती है? C होती है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या होता है? जो हमारी है, जैसे 5 साल का बच्चा है तो वो 5 साल उसकी जो हमारी नॉर्मल एज होती है वो हमारी क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज क्या होती है? ये भी लिख लो। मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया है? ये भी क्वेश्चन आता है। मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया है? बिने ने दिया है। किसने दिया है? बिने ने। अब IQ से जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है IQ का कंसेप्ट किस, IQ की टर्म किसने दी है? टर्म याद रखना, टर्मर ने दी है। IQ का जो कंसेप्ट दिया है वो स्टर्न ने दिया है। मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया है? बिने ने दिया है। फर्स्ट IQ का टेस्ट भी बिने ने दिया है। फर्स्ट IQ टेस्ट किसने दिया है? बिने ने दिया है। ये भी पेपर में आता है। आगे पूछा है हु सेड दैट एजुकेशन साइकोलॉजी जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, वो कहा था स्किनर ने। वुडवर्थ की भी एक बड़ी डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, होल इज बेटर देन पार्ट लर्निंग। होल इज बेटर देन पार्ट लर्निंग, ये भी पेपर में आती है। वाटसन जो थे वो बिहेवियरिज्म से बिलोंग करते थे, ये आपको याद रखना है, बिहेवियरिज्म के फादर थे ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या चीज़ इसमें गलत बताई गई है? साइकोलॉजी में क्या करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट, बात सही है कि कोई चीज़ हुई इसका कारण क्या है ये पता करते हैं। हम फ्यूचर प्रेडिक्ट भी करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये भी बात सही है। इट अडॉप्ट द मेथड ऑफ सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, इसमें सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं होता है, इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, प्रोजेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत सारे होते हैं, ये तो ये गलत है। इट डज़ नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन, ये भी बात सही है। तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा इसका? सी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आया हुआ है कि अगला क्वेश्चन है विच आर फॉलोइंग विच इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स, किसके साथ? फंडामेंटल रूल्स के साथ कौन सी करती है, ये बोला हुआ है इसमें, ठीक है। तो ऐसी कौन सी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो रूल, प्रिंसिपल और थ्योरी को करती है? वो होती है हमारी जर्नल साइकोलॉजी। वो कौन सी होती है? जर्नल साइकोलॉजी। और इसी को हम बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी। क्या पता आपको पेपर में आ जाए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी कौन सी होती है? इसी को हम बोलते हैं जर्नल साइकोलॉजी को। अब सोशल साइकोलॉजी क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। सोशल साइकोलॉजी क्या होती है? टू चेक द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन सोशल सिचुएशन, यानी कि जो इंसान है वो कैसा बिहेव कर रहा है सोशल सिचुएशन में। इंसान जो है वो सोशल सिचुएशन में कैसा बिहेवियर कर रहा है उसको बोलते हैं हम सोशल साइकोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं हम? सोशल साइकोलॉजी। भाई मुन्नू उठी पे पकड़ा बाहर अंदर क्लास लगी मेरी। जनरल साइकोलॉजी। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आया है, आ सकता है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी होती है जहां पर दिखा मुंडू के लिए डरा अंदर आए ना।
एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम रिसर्च करते हैं, इसमें वेरिएबल्स होते हैं, जहाँ पर क्या करते हैं हम वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं और वहाँ पर हम किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो क्या होती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तीसरी क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये कहाँ होती है, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, स्कूल वगैरह में। डन। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि रैबन ने जो प्रोग्रेसिव मेट्रिक टेस्ट दिया था वो कौन सा इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो वो होता है ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट, या फिर इसको बोलते हैं ग्रुप परफॉर्मेंस की जगह नॉन वर्बल भी लिख देते हैं। नॉन वर्बल जो होते हैं वो परफॉर्मेंस टेस्ट ही होते हैं। इंडिविजुअल इस परफॉर्मेंस को हम नॉन वर्बल भी बोल देते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, तो ड्रैबन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है वो ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट है। अब बोला इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ लिख लो आप बिने साइमन टेस्ट। बिने और साइमन ने पहला टेस्ट दिया था IQ का, वो क्या था इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट था। इंडिविजुअल नॉन वर्बल कौन सा होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ, आप लिख लो कोह ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, ये आता है पेपर में आपको, कोह ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। फिर आपको आता है ग्रुप वर्बल टेस्ट। ग्रुप वर्बल टेस्ट कौन सा होता है, इसमें लिख लो आप आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। और नॉन वर्बल में एक और लिख लो आर्मी बीटा टेस्ट। कौन सा होता है, आर्मी बीटा टेस्ट। अगला क्वेश्चन आया है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इड। इड जो होती है वो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, ये पहली बात यहीं लग गया पता। नॉट ट्रू बोला हुआ था। इड जो होती है वो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, यही पहली बात है। इड जो रियलिटी के ऊपर काम नहीं करती है। इट फॉलो नो रूल, ये सही बात है। इट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, ये भी बात है। इट कंसिडर्ड ओनली इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओन प्रिंसिपल, अपनी इच्छा को पूर्ण कर जाते हैं, ये भी बात सही है। तो आंसर क्या होगा, ए। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में इनके अनुसार कौन सी गलत बात है। डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये बात सही है। डेवलपमेंट जो वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप आफ्टर द एज ऑफ मेच्योरिटी, डेवलपमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये भी बात सही है। डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव भी होती है, क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी चेक होती है। क्वांटिटी मतलब आपका वेट भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगी। क्वालिटी मतलब आपके अंदर क्वालिटी भी बढ़ेगी, तो ये भी बात सही है। तो गलत कौन सी होगी फिर, फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं होती है, मेंटल भी होती है, सोशल भी होती है, हर जगह डेवलपमेंट होती है। ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। यहाँ पर क्या होती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, टीचर शुड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टू इम्प्रूव मेमोरी ऑफ द चिल्ड्रन। टीचर जो है वो बच्चे के अंदर मेमोरी को कैसे शार्प कर सकता है, यूज़ ऑफ मैनी सेंसेस, वेरी गुड। ये टीचर क्या करेगा, लेक्चर देकर ही मेमोरी ज़्यादा शार्प होगी। टीचर यूज बेसिंग टीचर बेस्ड, यानी कि टीचर अपने हिसाब से पढ़ाएगा, तब कहाँ से होगी, तब तो जबरदस्ती भी नहीं होगी। तो इंश्योर द यूज़ ऑफ मैनी सेंसेस, जितना ज़्यादा बच्चा अपने सेंसेस यूज़ करता है उतना ज़्यादा वो इसको याद रहता है। आप सोचो, आपने कोई चीज़ देखी होगी तो आपको ज़िंदगी भर याद रहती है वो, क्यों, क्योंकि आपने वो चीज़ देखी है, आपने सुनी होगी। तभी बोलते हैं कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप अटेंटिव रहो, सुनो, देखो, समझो। तो जब आप मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा सीखेंगे। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, सीधी सी बात है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ये बात सही है। गिफ्टेड चिल्ड्रन परफॉर्म सिंपल टास्क नहीं, वो डिफ़िकल्ट टास्क करते हैं। आगे पूछा है गिफ्टेड चिल्ड्रन बिलीव इन ओरिजिनल थिंकिंग, वेरी गुड। वो हमेशा क्या करते हैं, वो सोचते हैं ओरिजिनल थिंकिंग, वो ये नहीं है कि जो सभी बोल रहे हैं वही बोलेंगे, वो अलग सोच सकते हैं हमेशा। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैज़ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, उनकी जो इंटरेस्ट की जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये भी बात सही है। उनके बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, ये नहीं कि एक दो इंटरेस्ट होते हैं। तो आंसर क्या होगा, 80। आगे पूछा है टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है, ये तो स्पीयरमैन ने दी है। अब थ्रोनडाइक ने कौन कौन सी थ्योरी दी है, हम इंटेलिजेंस में पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस में थ्रोनडाइक ने जो थ्योरी दी है वो दी है, थ्रोनडाइक ने दी है, ठीक है। थ्रस्टर ने कौन सी दी है, इसने दी है मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसने दी है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस।
और थ्रस्टर ने दी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। कौन सी? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। और बिने ने कौन सी दी है? बिने ने दी है यूनिफैक्टर थ्योरी। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग रिलेटेड टू लर्नर इन सेल्फ, यानी कि इनमें से कौन सा फैक्टर होता है जिसमें जो सीखने वाला होता है वो मेन होता है, जो उसके कारण इफेक्ट हो रही है। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर कौन पढ़ाएगा? वो टीचर पढ़ाएगा। वो टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा तो वो तो होगा ही नहीं। टीचिंग मैथोडोलॉजी क्या टीचर के ऊपर डिपेंड करेगी? वो लर्नर के ऊपर डिपेंड थोड़ी करेगी कि टीचर कौन सा मेथड यूज़ करेगा। सब्जेक्ट मैटर कौन सा होगा? सब्जेक्ट के लिए मैटर मतलब वो पढ़ाएगा क्या, वो टीचर के ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन टीचिंग ऑफ विच टीचिंग एड, कौन सा टीचिंग एड यूज़ करेगा, वो टीचर के ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन बच्चे के ऊपर क्या डिपेंड होगा कि बच्चा लर्न कैसे कर रहा है, रेडनेस टू लर्न चाहिए। आगे पूछा है अ पर्सन हैज़ डैश, ए क्रिएटिव पर्सन होता है, अभी बता रहा था मैं। क्रिएटिव पर्सन के बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्रिएटिव से एक क्वेश्चन पक्का होता है। एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंट डिसीजन, यानी कि बच्चा क्या करता है? इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। वो किसी के कहने से नहीं चलता है, वो अपनी सोच रखता है और उसकी ओरिजिनल थॉट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। याद के आपको समझ नहीं, जो बच्चा क्रिएटिव होता है वो किसी की सोच के अनुसार नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से आंसर करता है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन आया है इफ अ स्टूडेंट शो द साइन ऑफ कन्फ्यूजन एंड स्टार्ट नैप इट इज़ अ सिम्टम ऑफ। देखो, अगर बच्चा क्लास में बैठा है, उसको नींद आ रही है, अब देखो नींद आ रही है, वो क्या लिखा है? कन्फ्यूजन और स्टार्ट नैप मतलब होता है नींद आना, बीच में थोड़ी झपकी ले लेता है और बच्चा कन्फ्यूज रहता है। तो बच्चा क्यों है? क्योंकि बच्चे को थकावट होती है, थकावट होगी इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या हो गया? फटीग की वजह से होता है। किसकी वजह से? फटीग की वजह से। किसकी वजह से? फटीग की वजह से। अगला आपको क्वेश्चन आया है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न। इनमें से कौन सी चीज़ आप मोटिवेट नहीं कर सकती बच्चे को सीखने के लिए? पहला, यूटिलिटी ऑफ सब्जेक्ट टू बी टॉट, कि आप क्या लिखा है? पढ़ाए जाने वाले विषय की उपयोगिता, पढ़ाए जाने वाले विषय की उपयोगिता, ठीक है, ये तो मोटिवेट कर सकती है कि अगर जो पढ़ाया जाने वाला विषय होगा, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो अगर फ़ायदेमंद होगी तो वो बच्चा पढ़ेगा। टीचर रिजिड बिहेवियर, अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो बच्चा मोटिवेट नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो आंसर तो इसका यही होगा। यूज़ ऑफ सूटेबल टीचिंग मेथड, अगर टीचर जो है वो अच्छा मेथड यूज़ करेगा तो बच्चे को मोटिवेशन होगी, बात क्यों नहीं होगी? तो ये इसका आंसर क्या होगा? बी। द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो किसका इन्फ्लुएंस किया? अब उसका इंटेलिजेंस के ऊपर भी हो सकता है, उसका फैमिली इन्वायरमेंट भी उसको दे सकता है, उसके पीयर ग्रुप क्या होते हैं, जो सेम एज वाले ग्रुप फ्रेंड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इंटेलिजेंस, फैमिली इन्वायरमेंट और पीयर ग्रुप, ये सारे बच्चे के इंटरेस्ट में कारण होते हैं इसके। आगे पूछा है साइको सोशल थ्योरी किसने दी है? तो साइको जो सोशल थ्योरी दी है वो एरिक्सन ने दी है। अब देखो, वाइगोस्की ने कौन सी दी है? सोशल कल्चरल थ्योरी। कौन सी दी है? सोशल कल्चरल थ्योरी। ब्रूनर ने कौन सी दी है? इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, ब्रूनर ने भी। आगे आता है कोलर ने कौन सी दी है? मॉरल डेवलपमेंट की। किसकी दी है? मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। एक आता है साइको सेक्सुअल थ्योरी, एक आती है हमारी साइको सेक्सुअल थ्योरी। साइको सेक्सुअल थ्योरी जो है वो किसने दी है? वो जो है वो साइकोलिटिक थ्योरी को बोलते हैं, वो फ्रूड ने दी है। ये भी बहुत बार आती है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फटीग अमॉन्ग द स्टूडेंट, कि ऐसा कौन सा कारण है जो जिसके कारण बच्चे को थकावट नहीं होती है? देखो, नॉइस तो करेगा ही करेगा, नॉइस होगी तो बच्चा और थकावट महसूस करेगा, ठीक है। दूसरा, फियरफुल इन्वायरमेंट, डर होगा तब भी बच्चे को क्या होगा? थकावट होगी। इन अप्रोप्रिएट टाइम टेबल होगा तब भी बच्चे को थकावट होगी। लेकिन ओवरबर्डन ऑफ टीचर के ओवरबर्डन से नहीं होता है। टीचर को ओवरबर्डन है, हमें थोड़ी है।
शिक्षकों का अत्यधिक बोझ, शिक्षकों का ज़्यादा बोझ जो होता है उससे बच्चे को थकान नहीं होती है। क्या होती है? ओवरबर्डन ऑफ द टीचर। टीचरों को ओवरबर्डन है तो हमें क्या है? अब बच्चों को थोड़ी फर्क पड़ रहा है, और टीचर को फर्क पड़ेगा। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लर्निंग? लर्निंग इज अ प्रोसेस, प्रोडक्ट नॉट ए प्रोसेस। पहली बात गलत हो गई है, लर्निंग प्रोसेस है, उल्टा लिख दिया इसने, ये गलत है। तो यानी कि आंसर यही होगा। लर्निंग प्रिपेयर फॉर इंडिविजुअल टू एडजस्ट। अगर इंसान सीख रहा है तो वो एडजस्टमेंट करना भी सीख जाएगा, ये भी बात सही है। लर्निंग का कोई पर्पस होता है, ये भी बात सही है। लर्निंग यूनिवर्सल होती है, ये भी बात सही है। तो आंसर क्या होगा? ए। आगे आपको क्वेश्चन आया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज टर्म्ड एज अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। तो स्ट्रेस और स्ट्रॉम की जो एज होती है वो कौन सी होती है? अडोलसेंस। ये किसने कहा था? और ये कहा था स्टेनले हॉल ने। इन्फेंसी में बच्चा क्या करता है? बस खेलता कूदता है। चाइल्डहुड को हम बोलते हैं, चाइल्डहुड भी अर्ली होता है, लेटर चाइल्डहुड होता है। आपको पता नहीं अर्ली और लेटर चाइल्डहुड कंबाइंड लिखा हुआ है, तो ये होती है 2 से लेके 6 से 12 और 6 से 2 से 12 साल। ठीक है। इन्फेंसी कितना होता है? 0 से 2 साल। अडोलसेंस क्या होता है? 12+। और अडल्टहुड क्या होता है? 18+। यही पता होना चाहिए। आगे पूछा है, दैट इज़ द मेंटल प्रोसेस इन विच माइंड इज फोकस्ड ऑन सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। इसमें माइंड जो होता है वो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम अटेंशन। उसको क्या बोलते हैं? अटेंशन। तो आपको पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है अटेंशन से। अटेंशन जो होती है वो सिलेक्टिव होती है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन किसने दी है? वो भी आता है पेपर में, थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन जो दी है वो दी है ब्रॉडबेंट ने। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है कि हु प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग। तो थ्रोनडाइक ने कौन सी थ्योरी दी है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। और एक आइडेंटिकल एलिमेंट भी दी है, थ्योरी भी दी है। वाइगोस्की ने अभी बताया मैंने, सोशल कल्चरल थ्योरी दी है। कोहलर ने कौन सी दी है? कोहलर ने लर्निंग की थ्योरी दी है। कोहलर ने इनसाइटफुल लर्निंग दी है। इसने दी है इनसाइटफुल लर्निंग, जो अभी इन्होंने पूछी हुई है। और कर्ट लुईन ने जो दी है, ये दी है, कर्ट लुईन ने लर्निंग की थ्योरी दी है, उन्होंने दी है कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी ऑफ learning. Thank you for watching this video.